brought to you by Infinix। अमेरिका इस वक्त संकट में है। अगर सरकार और विपक्ष के बीच डील फाइनल नहीं हुई तो मुल्क दिवालिया हो सकता है। नतीजा स्टारी स्टाफ मेंबर्स का वेतन रुक सकता है, पेंशन और मेडिकेयर जैसी सुविधाएं बंद हो सकती हैं, 70 लाख लोगों की नौकरी भी जा सकती है, दुनिया भर में मंदी आ सकती है। ये कुछ बड़ी आशंकाएं हैं जो सामने दिखाई दे रही हैं। तबाही का दायरा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये पूरा घालमेल डेट सीलिंग यानी कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। समस्या इतनी विकराल है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को क्वाड समिट से नाम वापस लेना पड़ा, जिसके कारण इस साल की क्वाड समिट रद्द कर दी गई है। बाइडेन हिरोशिमा में G7 की बैठक में शामिल होने के बाद पापुआ न्यू गिनी और फिर सिडनी जाने वाले थे। वहाँ उनकी पीएम मोदी से भी मुलाकात होनी थी, मगर बाइडेन बोले घर में दिक्कत है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अब वो हिरोशिमा से सीधे घर वापस लौट जाएंगे। वहाँ वो डेट सीलिंग पर होने वाली इमरजेंसी मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। उनके पास 1 जून तक की डेडलाइन है। तो आज की बड़ी खबर में हम समझेंगे डेट सीलिंग क्राइसिस क्या है, अगर 1 जून तक कोई समझौता नहीं हुआ तो क्या होगा, और क्या क्वाड समिट रद्द होने के बाद भी पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी अमेरिका के आर्थिक संकट की। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक जीडीपी वाला देश है। जीडीपी बोले तो एक वर्ष में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल कीमत। इसे क्रिकेट मैच के फाइनल स्कोर कार्ड से भी समझा जा सकता है। अगर सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें तो टीम मजबूत दिखेगी। अगर किसी की परफॉर्मेंस खराब हुई तो इसका असर टीम की ओवरऑल पोजीशन पर भी पड़ेगा। इसी तरह देश की जीडीपी भी अलग अलग सेक्टर्स पर निर्भर करती है। अगर जीडीपी की वृद्धि दर कम है तो समझिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम हो रहा है। अगर वृद्धि दर अच्छी है तो अधिकतर सेक्टर्स सही दिशा में काम कर रहे हैं। जीडीपी के खेल में अमेरिका की बादशाहत बरसों से बरकरार है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अमेरिका की जीडीपी लगभग $23 ट्रिलियन थी, यानी लगभग 1700 लाख करोड़ भारतीय रुपए, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा। इसको भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बांटा जाए तो हर एक नागरिक को लगभग 10 लाख रुपए मिलेंगे। अमेरिका की जीडीपी इतनी बड़ी है। दूसरे नंबर पर चीन है, उसकी जीडीपी लगभग $15 ट्रिलियन की है। दोनों के बीच इतना अंतर है कि इसमें भारत और जापान भी आ जाएं, जबकि चीन की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज़्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया की 10 सबसे कीमती कंपनियों में से 8 अमेरिका में हैं। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF जैसी संस्थाओं पर अमेरिका का एक अधिकार है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर दुनिया के अधिकतर देशों में मान्य है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा डॉलर से ही होता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को टिकाऊ और प्रभावशाली बनाते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना वाजिब है कि जब अमेरिका इतना ताकतवर है तो उसके ऊपर दिवालियेपन की तलवार क्यों लटकने लगी है। क्यों कहा जा रहा है कि देश चौपट हो सकता है। ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति को बेहद जरूरी दौरा रद्द करना पड़ा। तो इसकी वजह जुड़ी है डेट सीलिंग से। सरकार ने जनवरी 2023 में बाहर से कर्ज लेने की सीमा छू ली, यानी वो बाहर से एक आना पैसा भी नहीं ले सकती। लेकिन खर्चा तो अभी भी बचा हुआ है। उसे सैलरी देनी है, पेंशन देना है, ब्याज लौटाना है और भी बतेरे खर्चे हैं। इसके लिए पैसा आएगा कहां से? इसका एक ही रास्ता बचा है, अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस डेट सीलिंग की सीमा को बढ़ा दे। मगर वहां भी झगड़ा है। कांग्रेस में 2 सदन है। ऊपरी सदन में बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत है, वहां तो बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन निचले सदन में डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी बहुमत में है, उन्हें मनाना मुश्किल हो रहा है। इसी को लेकर पिछले कई दिनों से बाइडेन मीटिंग्स कर रहे हैं। 16 मई को निचले सदन के स्पीकर केविन मैकार्थी ने बाइडेन से मुलाकात की। बाद में बोले कि समझौते की उम्मीद है। हालांकि जानकार कुछ और ही कहानी यहाँ पर बयां करते हैं। उनका कहना है बाइडेन सरकार गहरी मुसीबत में है, विपक्ष समझौते के लिए बड़ी कीमत मांग रहा है, उसे मनाना मुश्किल होगा। और तो और बाइडेन 14वें संविधान संशोधन का इस्तेमाल करने से भी हिचक रहे हैं। ऐसे में समस्या इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी। 14वें संविधान संशोधन और बाइडेन की दुविधा को आगे हम विस्तार से आपको समझाएंगे। पहले डेट सीलिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये कानून 1917 में लाया गया था। तब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर खर्चा पूरा करने के लिए कर्ज लेने की सीमा तय की थी, ताकि आमदनी और खर्च का अनुपात बरकरार रहे और खजाना कभी खाली ना हो। अमेरिका में आमदनी और खर्च का हिसाब देखता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। इसे आप ऐसे समझिए जैसे भारत का वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक का मिक्सचर। अमेरिका को आमदनी कहाँ से होती है?
टैक्स से, कस्टम ड्यूटी से, सरकारी इमारतों के टिकट से और भी कई छोटे मोटे रास्तों से पैसे आते हैं, लेकिन ये पैसा सरकार का खर्च चलाने के लिए काफ़ी नहीं होता। उसे अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम्स में खर्च करना होता है, सरकारी स्टाफ मेंबर्स को सैलरी देनी होती है, सड़क बनवानी होती है, दूसरे देशों को मदद भेजनी होती है, जितने भी सरकारी काम हैं सब इनमें गिन लीजिए। जब खर्च आमदनी से ऊपर चला जाता है तब ट्रेजरी डिपार्टमेंट कर्ज लेता है, इसके लिए बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये एक तरह का दस्तावेज होता है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का बॉन्ड 30 सालों के लिए खरीदा, उस पर ब्याज मिला 5% का। ऐसे में आपको अगले 30 सालों तक हर बरस ब्याज के तौर पर 50-50 रुपये मिलते रहेंगे। 30 बरस के बाद आप उस बॉन्ड को बेचकर अपना मूलधन वापस ले सकते हैं। ये बॉन्ड अमेरिका और अमेरिका से बाहर के लोगों और देशों ने भी खरीद रखा है। चीन और जापान के इन्वेस्टर्स ने मिलकर 9% बॉन्ड खरीद रखे हैं। सबसे ज़्यादा बॉन्ड अमेरिका की सरकार के पास हैं, लगभग 36%। ये भी दिलचस्प है कि केंद्र सरकार खुद को ही कर्ज देती है। अमेरिका इसी तरह बॉन्ड बेचकर कर्ज लेता है और अपना खर्च पूरा करता है। लेकिन कितना कर्ज लिया जा सकता है और कितने बॉन्ड्स बेचे जा सकते हैं, इसकी सीमा पहले से तय है। इसी को डेट सीलिंग कहते हैं। फिलहाल में ये 31.4 ट्रिलियन डॉलर में है। हम आंकड़े को ट्रिलियन डॉलर में बता रहे हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर में लगभग 80 लाख करोड़ रुपए होते हैं। इसी हिसाब से गुणा कर लीजिएगा। अभी पूरे दुनिया में अमेरिका का डेट सीलिंग के बारे में चर्चा है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ने अभी नेगोशिएट कर रहे हैं कि डेट सीलिंग को कैसे बढ़ाया जाए या सस्पेंड किया जाए। तो इसका मतलब क्या होता है, डेट सीलिंग होता क्या है? जैसे पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी सरकार हैं, उनका भी एक इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है। जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाता है, सरकार को भी उधार लेना पड़ता है। मगर अमेरिका में एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए अमेरिकन कांग्रेस ने डेट सीलिंग फिक्स किया है, एक सीलिंग फिक्स किया है। और सीलिंग के ऊपर अमेरिका का सरकार, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा उधार नहीं ले सकता। तो अभी फ़िलहाल जो अमेरिका का डेट सीलिंग है वो 31.4 ट्रिलियन डॉलर है। और ये डेट सीलिंग अभी जनवरी के महीने में ही ख़त्म हो चुका है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर जून 1 तक ये डेट सीलिंग को बढ़ाया ना जाए या सस्पेंड नहीं किया जाए तो अमेरिकन सरकार को बैंकक्रप्ट ही माना जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा किसी को सैलरी देने के लिए या पेंशन देने के लिए। तो ये जो सिस्टम है डेट सीलिंग का, 1917 में जब विश्व युद्ध चल रहा था तभी कांग्रेस ने तय किया था कि एक सीलिंग बनाया जाए कि सरकार जितना चाहे उतना उधार ना ले, तो वो अनसस्टेनेबल डेट हो जाएगा। तब से कम 78 टाइम्स अमेरिकन कांग्रेस ने कभी उसको सस्पेंड किया है, कभी उसको बढ़ाया है। बढ़ते बढ़ते अभी 31.4 ट्रिलियन डॉलर हुआ है। तो अभी इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी अमेरिका सरकार क्या करेगा। अभी जो नेगोशिएशन चल रहा है उसमें रिपब्लिकन पार्टी का ये कहना है कि अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि हम डेट सीलिंग को फिर ऊपर बढ़ाएं, तब ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये तय करना होगा कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करें। जो मनमानी करके पैसा इधर उधर खर्चा करे जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ना करें। मगर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इतना कमिटमेंट है कि अगर स्पेंडिंग कम हो जाए तो लोग भी नाराज़ हो जाएंगे और जो गरीब जनता है, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उनको जो फ़ायदा मिलता है वो नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स लोगों का जो लोन है उसको वेव करने के लिए जो भी पैसा अभी डिसीजन लिया गया है वो भी इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि कांग्रेस क्या करेगा, हमें आने वाले दिनों में देखना है। अब बखेड़ा क्या खड़ा हुआ है, इस पर भी बात कर लेते हैं। जनवरी 2023 में अमेरिका का कुल कर्ज और डेट सीलिंग बराबर हो गए। तब ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इमरजेंसी फंड से सरकार को और पैसे दे दिए। उन्हें लगा कि बाद में देख लिया जाएगा। डेट सीलिंग पहले भी बढ़ाई जाती रही है, इस बार भी बढ़ा दिया जाएगा। 1960 से अब तक 78 बार डेट सीलिंग बढ़ाई गई है। ये दोनों पार्टियों की सरकारों में हुआ है, लेकिन इस बार मामला फंस गया। ट्रेजरी डिपार्टमेंट पैसे के आने और जाने पर नियंत्रण रखता है, पर वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किससे कितना टैक्स लेना है और पैसे को कहाँ खर्च करना है। वो डेट सीलिंग को भी नहीं घटा बढ़ा सकता। ये काम कांग्रेस का है, ये काम राष्ट्रपति का है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में मंत्री जेनेट येलेन ने साफ साफ चेतावनी जारी कर दी है। कहा, अगर और कर्ज नहीं लिया तो हमारे पास अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा नहीं बचेगा। येलेन ने 1 जून की डेडलाइन दी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सरकार इतना खर्च करती ही क्यों है?
अमेरिका जिन 5 सेक्टर्स में सबसे अधिक खर्च करता है वे हैं सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, इनकम सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस और मेडिकेयर। ये डेटा 2022 का है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का। इन खर्चों में उतार चढ़ाव की वजह से अमेरिका पर थोड़ा बहुत कर्ज हमेशा से रहा है। 1980 के दशक में इसका ग्राफ अचानक से ऊपर चला गया था क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने वोटर्स को लुभाने के लिए टैक्स में कटौती कर दी। इसके चलते सरकार की कमाई कम हो गई, तब उन्हें खर्च पूरा करने के लिए ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। 1990 के दशक की शुरुआत में कोल्ड वॉर खत्म हो गया, मिलिट्री पर होने वाला खर्च घटा, फिर इंटरनेट ने रफ्तार पकड़ी, इसने कर्ज घटाने में मदद की। 2000 का दशक नई मुसीबतें लेकर आया। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में युद्ध छेड़ा, दोनों युद्धों में लगभग $6 ट्रिलियन का खर्च आया। 2008 की मंदी ने रही सही कसर पूरी कर दी। मंदी से उबरने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा, इसमें भी खूब सारा खर्चा हुआ, इसका दूरगामी असर भी हुआ। 2011 में अमेरिका दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था, तब डेडलाइन से कुछ समय पहले ही डील पूरी हुई। रिपब्लिकन पार्टी अगले 10 सालों तक खर्च में कटौती का वादा मिलने के बाद तैयार हुई थी। 2017 में स्थिति सुधरी तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने टैक्स में कटौती कर दी, इसके कारण कर्ज फिर से बढ़ गया। फिर 2020 में कोरोना महामारी आई, बिजनेसेस ठप पड़ गए, नौकरियां गईं, उन्हें पटरी पर लाने के लिए सरकार को अपने खजाने से खर्च करना पड़ा। इन सब का नतीजा हालिया संकट पर साफ साफ दिख रहा है। अगर डेट सीलिंग बढ़ाई या सस्पेंड नहीं की गई तो क्या होगा? अभी तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, इसी वजह से अंधे कुएं वाली नियति दिख रही है, यानी कुछ भी हो सकता है। जो स्थिति समझ में आ रही है उसके मुताबिक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएगी, सोशल सिक्योरिटी और पेंशन का भुगतान भी बंद हो जाएगा। इस पर लाखों लोग निर्भर हैं। जिन कंपनियों और संस्थाओं को सरकार से फंड मिलता है उन्हें भी पैसा नहीं मिलेगा, सरकार ब्याज नहीं चुका पाएगी, ऐसे में उनकी साख घट सकती है, उसे आगे बॉन्ड बेचने में परेशानी आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उसे ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये स्थिति बहुत दिनों तक कायम रही तो शेयर बाजार 20% तक गिर सकता है, अर्थव्यवस्था 4% तक सिकुड़ सकती है और इसके कारण 70 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। अमेरिका का डेट सीलिंग को लेके जो अभी नेगोशिएशन चल रहा है, अगर बाई चांस नेगोशिएशन फेल हो गया तो इसका असर पूरे दुनिया में पड़ेगा। अमेरिका के अंदर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पूरे दुनिया में इसका प्रभाव नकारात्मक ही होगा। क्योंकि अमेरिकन सरकार अगर डिफॉल्ट कर जाए तो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होगा जिससे वो फेडरल एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दे सकें, पेंशन होल्डर को पेंशन दे सकें, मेडिकेयर मेडिकेड जो फैसिलिटी लोगों को मिलता है उसका भुगतान कर सकें, या इंश्योरेंस भी भुगतान कर सकें। और सेकेंडली इसका जो प्रभाव है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ जाएगा कि वो उसका एक राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। 2024 में इलेक्शन होने वाला है और बाइडेन सरकार ये नहीं चाहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट संख्या, बेरोजगारी संख्या बढ़ जाए। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका का जो क्रेडिट रेटिंग है वो AAA है, और क्रेडिट रेटिंग घट जाएगा तो इसका प्रभाव आएगा जितने भी इन्वेस्टर हैं, चाहे अमेरिकन हो या विदेशी हो। जब भी कोई देश का क्रेडिट रेटिंग जितना ऊंचा होता है उसका इकोनॉमी उतना अच्छा माना जाता है और इन्वेस्टर जाके वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं, उसी देश के लिए भी अच्छा होता है। मगर लोन अगर डिफॉल्ट हो गया, सरकार ने ही अपना लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाया या लोन का इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाया, तो ऑटोमेटिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ कम हो जाएगा। और इसका और एक प्रभाव जो है वो फाइनेंशियल मार्केट है, अमेरिका के अंदर भी और पूरे दुनिया में भी। अभी उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें तो प्रभाव दिख ही रहा है कि कैसे वो कम हो जाएगा, शेयर प्राइसेस घट जाएंगे और लोग परेशान हो जाएंगे। पूरे दुनिया में इसका असर इसलिए होगा कि अमेरिका बहुत के साथ जितने सारे देश हैं सब उनके साथ एक ट्रेडिंग रिलेशनशिप रखते हैं, और अमेरिका में जो स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक है, पूरे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉरपोरेट हाउस वहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो सबका नुकसान होगा। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में एक उथल पुथल हो जाएगा। इस संकट से बचने का उपाय क्या है? 3 रास्ते अभी बताए जा रहे हैं, एक एक कर उन्हें समझ लेते हैं। नंबर 1, कांग्रेस की मंजूरी।
अमेरिकी संविधान के मुताबिक डेट सीलिंग बढ़ाने या सस्पेंड करने की शक्ति कांग्रेस के पास है। इसके लिए बाइडेन सरकार को रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्ट चाहिए। इस पार्टी ने सपोर्ट के एवज में एक शर्त रखी थी, कहना यह कि हम अभी तो डेट सीलिंग बढ़ा देंगे लेकिन अगले कुछ सालों में खर्च में कटौती करनी होगी। अगर बाइडेन इस पर मान गए तो उनकी सरकार को कई वेलफेयर प्रोग्राम्स बंद करने होंगे। इसका असर उनके वोट बैंक पर सीधा पड़ सकता है। इसके कारण देश में अस्थिरता भी आ सकती है। नंबर 2, इमरजेंसी फंड। ट्रेजरी डिपार्टमेंट कुछ महीनों तक इमरजेंसी फंड के जरिए संकट को टाल सकता है। तब तक सरकार और विपक्ष समझौता कर लें। हालांकि ये जुआ ही है, सफलता की पूरी गारंटी कतई नहीं। अगर ऐसी स्थिति आए तो जाहिर तौर पर निवेशकों का भरोसा घटेगा और डॉलर की प्रासंगिकता को लेकर भी संशय पैदा हो सकता है। नंबर 3, 14वां संविधान संशोधन। ये संशोधन राष्ट्रपति को कांग्रेस को बाईपास करने का अधिकार देता है। इसे अमेरिका में चल रहे सिविल वॉर के दौर में लाया गया था। ये कहता है अमेरिकी जनता के कर्ज की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। बाइडेन ने इसके इस्तेमाल की तरफ इशारा भी किया है। हालांकि इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जिससे फैसला अधर में लटक जाएगा। फिर संकट का कोई हल नहीं निकलेगा। आपने अमेरिका में चल रहे आर्थिक बवंडर की कहानी सुनी। इसी संकट से उबरने के लिए बाइडेन लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्हें 2 हफ्ते के अंदर इसको ठीक करना है। इसी वजह से उन्होंने पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का अपना दौरा रद्द करने का फैसला किया। हालांकि वो जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक में ज़रूर हिस्सा लेंगे। 19 से 21 मई के बीच बाइडेन वहीं रहेंगे। G7 दुनिया के 7 विकसित और ताकतवर देशों का समूह है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य हैं। एक समय तक रूस भी इस गुट का हिस्सा था। क्रीमिया पर हमले के बाद उसे बाहर निकाल दिया गया था। चूंकि इस बार की समिट का मेज़बान जापान है, वो अपने सहयोगी देशों को विशेष आमंत्रण पर बुला सकता है। पीएम मोदी जापान के विशेष न्योते पर हिरोशिमा जा रहे हैं। वहां उनकी मुलाकात बाइडेन से अलग से भी होने वाली है। बाइडेन, मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा G7 के बाद सिडनी भी जाने वाले थे क्वाड समिट में हिस्सा लेने, लेकिन बाइडेन की वापसी के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि पीएम मोदी के शेड्यूल में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो हिरोशिमा के बाद पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि क्वाड समिट को पूरी तरह कैंसिल नहीं किया गया। हो सकता है कि बाइडेन के बदले उनका कोई प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो जाए। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। क्वाड और G7 के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं। एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल हम समिट रद्द होने के प्रभावों की चर्चा भी कर लेते हैं। कहा जा रहा है इससे सबसे ज़्यादा खुशी चीन को हो रही है। क्वाड की स्थापना चीन को काउंटर करने के मकसद से की गई थी। मौजूदा समय में संगठन के चारों सदस्य चीन से परेशान चल रहे हैं। उनके बीच बेहतर सामंजस्य की दरकार है। बाइडेन जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी भी जाने वाले थे। वहाँ भी चीन का दखल बढ़ रहा है। उनके दौरे को बड़े संदेश की तरह देखा जा रहा था। पापुआ के एक ब्लॉगर ने लिखा, हमने एक दिन की पब्लिक छुट्टी का ऐलान भी कर दिया था। अमेरिका अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसकी इस इलाके में दिलचस्पी खत्म हो रही है। चीन को कभी ऐसी समस्या नहीं होती। हमने क्वाड समिट की अहमियत और बर्खास्तगी के असर को विस्तार से समझने के लिए डॉक्टर स्वस्ति राव से बात की। डॉक्टर स्वस्ति मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो हैं। हमने पूछा कि क्या क्वाड समिट रद्द होने से सबसे ज़्यादा फायदा चीन को होगा, अगर हाँ तो कैसे। क्वाड मीटिंग में ना जाना ये नहीं प्रदर्शित करता कि अमेरिका का अचानक क्वाड मीटिंग में कोई इंटरेस्ट खत्म हो गया है या इंडो पैसिफिक रीजन में कोई इंटरेस्ट खत्म हो गया है। ये इसका बड़ा ही गलत इंटरप्रिटेशन है। ये समझाता है कि अमेरिका के सामने इस समय ज्यादा बड़ी जो चुनौती है वो ये कि वो अपने डेट पे डिफॉल्ट ना करे। और मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अमेरिका ने कभी भी अपने डेट पे डिफॉल्ट नहीं किया है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके का वे आउट, एंड पर्टिकुलरली वो वे आउट क्या है, नेशनल सीलिंग जो है उसको बढ़ा देना, जो डेट सीलिंग है उसको बढ़ाना, वो चीज करने उनको जरूरत है। बट वो बगैर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो रिपब्लिकन्स हैं उनको एक साथ लिए बगैर ये संभव नहीं है। और यही मीटिंग है जिसको करने के लिए बाइडेन ने कहा है कि वो इस वक्त क्वाड की मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। अब आपने मुझसे पूछा कि होगा क्या। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि जो G7 की मीटिंग हो रही है हिरोशिमा में, उसके साइडलाइंस पे सब लोग मुलाकात करें, क्योंकि G7 की मीटिंग पे जनरली सब लोग हैं वहां पे, जो चारों लीडर्स हैं क्वाड के, वो सब वहां पे रहेंगे, तो वहां पे मुलाकात करें। फिर भी वो साइडलाइन इवेंट होगा, वो उतना प्राइमरी इवेंट नहीं होगा।
और क्वाड की मीटिंग कॉल ऑफ करने से लेकिन एक ऑप्टिक्स के लेवल पे एक नुकसान जरूर पहुंचा है यूएस के छवि को, क्योंकि चाइना के अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो लगातार इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि जो एक यूएस का जो रोल है एज अ मेजर ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एज अ प्री एमिनेंट लीडर, और जो पूरा इंडो पैसिफिक की पिवट है, तो चाइना इसमें बिल्कुल भी नहीं चूक रहा ये कहने से कि देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अमेरिकन का तो खुद ही देयर ओन हाउस इज नॉट एन ऑर्डर, और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रेशर था कि बाइडेन को क्वाड समिट को मना करना पड़ा या पोस्टपोन करना पड़ा। तो इस तरह की चीज है। तो ऑप्टिक्स के लेवल पे इट इज समथिंग विच विल डेफिनेटली हर्ट द इमेज ऑफ अमेरिका, एंड स्पेशली एज अ ग्लोबल पावर, जिसको अमेरिका रिप्रेजेंट करता है, बार बार अपने आप को जिस तरह से दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप प्रायोरिटी वाइज देखेंगे तो प्रायोरिटी वाइज इस वक्त कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है अमेरिका के लिए कि वो अपने डेट पे डिफॉल्ट ना करे, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल का ऐतिहासिक मोमेंट होगा। जिस तरह का जो सीस्मिक शॉक वेव्स हम ग्लोबल इकोनॉमी में देखेंगे, और असल में उसके ऊपर चर्चा करना भी मुश्किल है क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो केवल मंजर है लोगों के पास, सिनारियो बिल्डिंग है कि क्या होगा अगर ऐसा डेट डिफॉल्ट हो जाता है। जैसे कि कुछ आंकड़े आते हैं कि बहुत कई 8 मिलियन लोग अपनी जॉब्स से हाथ धो बैठेंगे और तमाम चीजें होंगी। बहुत सारी जो इकोनॉमीज जो अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये सब सिनारियो बिल्डिंग है। पर जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक बहुत ही प्री एमिनेंट रिक्वायरमेंट है यूएस के सामने इस वक्त कि वो अपने जो ये डिफॉल्ट ना करे, और डिफॉल्ट ना करने के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की मीटिंग जरूरी है। और अभी आपने लास्ट देखा भी जो बाइडेन का ट्वीट था, जिसको सब लोग रेफर कर रहे हैं कि अभी तो कोई डील नहीं हुई है लेकिन ये टॉक्स कंटिन्यू हो रहेंगे और बाइडेन को वहां रहने की जरूरत है। और इसी वजह से उन्होंने ये सारी अपकमिंग ओवरसीज ट्रिप्स को रद्द किया है। और जो इनके जो यूएस स्पीकर हैं केविन मैकार्थी के साथ जो उनकी मीटिंग्स है, इन्हीं को बार बार इसकी चर्चा हो रही है। तो इससे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस तो एवर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। अमेरिका की इमेज जो है उसको भी वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिफॉल्ट जैसी सिचुएशन आती है तो आप जानते हैं कि पूरी जो दुनिया में एक डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड है कि अमेरिका उतना सेफ डेस्टिनेशन नहीं है, या डॉलर की जो करेंसी है उतना सेफ रिजर्व नहीं है। ऑलरेडी इसको लेकर बहुत सारी जो बातें हैं वो चलती हैं, और बहुत सारा एक ऐसा बड़ा ग्रुप है दुनिया में जो इसको बार बार कहता है। और कुछ पॉलिटिकल उनके रीजंस हैं और कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, आई विल नॉट डिनाई दैट। लेकिन फिर भी मतलब ये अभी के नहीं, ये आगे का सिनारियो है। तो इस तरह की घटनाओं से क्या होता है कि अमेरिका की जो एक प्री एमिनेंट छवि है एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर, उसको एक डेंट पड़ेगा। तो वो अमेरिका के लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय एक एनुअल समिट के। और वो एनुअल समिट को बाद में भी कर सकते हैं, और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो इसको डेफिनेटली बाद में कहीं ना कहीं करेंगे। बट पहले उनके सामने जो एक एग्जिस्टेंशियल प्रश्न है वो डिफॉल्ट से बचने का है, जिसके लिए उन्होंने ये कैंसिल किया है। लेकिन नुकसान जो है वो अक्सर ऐसी चीजों में होता है। तो एक तरीके का कोलैटरल डैमेज जो है वो जो इस वक्त उसको चाइना भुनाने से या कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और वही एग्जैक्टली हो रहा है। तो इस वक्त ये सिचुएशन बनी हुई है। क्वाड तो कैंसिल हो गया, लेकिन बाइडेन G7 में जा रहे हैं। चर्चा चल रही है कि वहीं पर क्वाड की अनौपचारिक बैठक हो सकती है। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात होने की संभावना भी है। इन बैठकों में कौन से मुद्दे छाए रह सकते हैं? G7 की मीटिंग वैसे ही हो रही है। G7 की मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात डेफिनेटली जो यूक्रेन की क्राइसिस है, और यूक्रेन की क्राइसिस पे जो G7 का जो उसके इकोनॉमिक फॉल आउट्स हैं और उन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को मैनेज करने के लिए जो बातें हैं वो डेफिनेटली होंगी। और जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों की बात है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। इनफैक्ट अमेरिका से हमारे रिलेशंस कभी इतने अच्छे नहीं रहे हैं जितने कि इस वक्त हैं। अगर आपने कुछ दिन पहले का आंकड़ा उठाया होगा तो आपने देखा होगा कि अमेरिका हैज आल्सो रिप्लेस्ड चाइना एज इंडियाज टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो ये भी चीज हुई है। और इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में निकल के आया है अमेरिका। हमारी बायलैटरल ट्रेड जो है वो काफी बढ़ गई है, तकरीबन 8% बढ़ी है। और ये इसलिए भी बहुत अच्छे आंकड़े हैं क्योंकि ये ऐसी ट्रेड है इंडिया की जिसमें इंडिया के पास ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन है। ये एक चीज है। दूसरा, आपको मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अमेरिका जा रहे हैं, एज अ स्टेट गेस्ट बनकर जा रहे हैं। तो ये चीजें ऑलरेडी हैं, इनकी कहीं से भी महत्ता कम नहीं है, और इनके लिए स्पेसेस भी क्रिएट होंगी। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जो टाइमिंग है इस वक्त
क्वाड को क्वाड समिट को ना अटेंड करना, इसका रीजन इंडिया से या जो अलग अलग क्वाड कंट्रीज हैं उनसे रिलेशंस नहीं है, बल्कि अमेरिका का अपना इकोनॉमिक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है जिसका सोल्यूशन उनके लिए पैरामाउंट है, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी G7 पे जो मुद्दे जिन पर बात होगी, डेफिनेटली जो G7 कंट्रीज है, मैंने आपसे बताया कि एक बहुत बड़ा उस पे ये बात होगी कि जो ये जो G7 का जो सैंक्शन रेजीम है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि यूरोप में कैसे इस चीज पे एक क्रैकडाउन करने के लिए का जिक्र किया था। अभी हमारे जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हुए थे स्टॉकहोम, तो वहां पे, और ब्रसल्स भी बाद में गए थे, वो इंडिया और EU की TTC ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कमिटी की मीटिंग में, और वहां पे किस तरह से ये बात आई कि EU जो है वो जो इंडिया रशिया से चीप ऑयल खरीदता है और रिफाइन करके वापस EU को सेल करता है, इस चीज को क्रैकडाउन करने के लिए कुछ बातें थी। तो आपने देखा कि बेसिकली ये भारत ने क्या बयान दिया वो तो अलग बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि EU इस वक्त क्या सोच रहा है वो ये कि सैंक्शन रेजीम को कैसे और पुख्ता किया जाए, और उसको पुख्ता करने के लिए उसको G7 के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। तो ये एक मुद्दा G7 का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसपे डेफिनेटली बात होगी, और इकोनॉमिक कोअर्शन पे बहुत सारी बात होगी। G7 के जो तमाम, आपने देखा जिसके पहले भी G7 की मीटिंग्स हुई हैं उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स आए हैं अमेरिका की तरफ से। एक आया था जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव आया था जो बाइडेन का। बेसिकली ये सारी चीजें जो चाइना के बढ़ते कोअर्सिव जो मेथड्स हैं, जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, जो स्पेशली इंडो पैसिफिक और बाकी जो ग्लोबल साउथ का रीजन है, उसमें G7 कैसे एक ऑल्टरनेटिव बना के खड़ा कर सकता है। तो इस तरह की बातों पे बात होगी। रही भारत की बात, तो डेफिनेटली जो इंडिया और US के ट्रेड रिलेशंस हैं उस पर डेफिनेटली बात होगी। इंडिया US के बहुत सारे, और मैंने आपसे कहा कि ये संबंध इतने अच्छे कभी भी नहीं रहे। 2016 से लेकर 2020 के बीच में हमने चार बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अग्रीमेंट्स पे साइन किया है, जिसमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट्स वगैरह वगैरह हैं। US बराबर हमें बहुत सारे इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है हमारे LAC पे चाइना के प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए। और उसके अलावा अभी आपने देखा कुछ 2 या 3 दिन पहले एक इम्पॉर्टेंट हमने डिफेंस डील भी उनके साथ साइन करी है। तो द रिलेशंस विद अमेरिका आर ऑन एन अपस्विंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और एक अच्छी चीज जो मुझे G7 में अब नजर आती है वो ये कि G7 भी कहीं ना कहीं भारत के का ये जो न्यूट्रल आउटलुक है, जो अलायंस वर्ल्ड व्यू को रिजेक्ट करता है, उसको लेकर दे हैव मेड मोर रूम, क्योंकि उनको भारत की महत्ता समझ में आती है कहीं ना कहीं। तो ये जो पहले एक तरीके का एक पेट्रोनाइजिंग कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड होता था G7 के अंदर के आप बताएंगे भारत को कि क्या होना चाहिए, वो चीज आपको नहीं दिखती। हालांकि ये छोटे मोटे आपको बेसुरे स्वर भी दिखते रहते हैं। अभी जैसे कुछ USA कमेटी आई थी जिसने माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर कुछ बोला था और बहुत इस पर रिबटल आया इंडिया से। तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। देखिए डेमोक्रेसीज हैं तो ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन पॉलिसी लेवल पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस लाया जाता है, वो उस हिसाब से अगर आप उस लेंस से देखते हैं तो भारत और अमेरिका के संबंध दे हैव नेवर बीन बेटर। तो मेरे हिसाब से ये बातें डेफिनेटली होंगी। यूक्रेन वॉर का भी मुद्दा डेफिनेटली आएगा। G20 को लेकर जो भारत की प्रेसिडेंसी है, और आने वाली जो सितंबर में जो हमारे यहाँ जो उसकी जो समिट होगी, उसको लेकर भी बहुत सारी बातचीत होगी। कॉमन ग्राउंड को तलाशने की कोशिश होगी। और एक चीज जिसपे डेफिनेटली बात होगी वो होगी क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट ट्रांजिशन। तो ये सब मुद्दे मेरे हिसाब से अभी इन पे बात होगी। आपने पूरा मसला समझा, एक्सपर्ट की राय सुनी। G7 और PM मोदी के दौरे पर आगे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। इससे जुड़ी अपडेट्स आपको लगातार लल्लन टॉप पर मिल जाएंगी। हमने 16 मई की दुनियादारी में अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी रिपोर्ट की कहानी सुनाई थी। इसमें भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसक घटनाओं पर चिंता जताई गई थी, साथ ही सरकार से कार्रवाई करने की अपील भी की गई थी। अब इस पर भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रिपोर्ट को आधारहीन और प्रोपेगेंडा बताकर खारिज करने की कोशिश की। बागची बोले, हमें रिपोर्ट के बारे में पता है, हमें दुख है कि ऐसी रपटें भ्रामक जानकारी और गलत धारणा के आधार पर तैयार की जाती हैं। हम अमेरिका के साथ अपने रिश्तों की अहमियत समझते हैं, हम ज़रूरी विषयों पर आपस में खुली चर्चाएं करते रहेंगे।
इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। आज की दुनियादारी में दोस्तों बस इतना ही। जाते जाते एक ऐलान और सुनते जाइए। लल्लन टॉप ने मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। प्रीमियम मेंबर्स के लिए बहुत सारे फायदे भी हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठ के और किताब वाला जैसे शोज। इसके अलावा लल्लन टॉप के एंकर्स करेंगे लाइव बातचीत। अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट या कॉमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इस मजे के लिए आपको करना क्या होगा, बस जाना होगा लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपये महीने में मिलेगा लल्लन टॉप मज़ा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।